नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाली कक्षा में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। हड़प्पा के अंदर हमने हड़प्पा की जो खुदाई हुई वो दो भागों में हुई और खुदाई के अंदर उसमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, हड़प्पा के जो टीला था उसे दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला भी कहते हैं और इसको नगर टीला भी कहते हैं और इसे दुर्ग टीला भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद में पूर्वी टीले में से जो उत्खनन किया गया तो क्या क्या प्राप्त हुआ, उन चीज़ों के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो ये टीले थे, इन दोनों के जो उत्खनन हुआ उसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हुआ वो हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष। हड़प्पा के टीले से प्राप्त अन्य अवशेष। जो मुख्य मिले थे, पूर्वी टीले को खुदाने पर क्या मिला, पश्चिमी टीले को खुदाने से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ वो हमने पढ़ लिया था। उनके अलावा हमारे को हड़प्पा से उत्खनन के अंदर और क्या क्या प्राप्त हुआ। तो नंबर 1, पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल की इक्का गाड़ी या हम इसे बैलगाड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये किससे निर्मित थी? पीतल से बनाई हुई थी, इसलिए इसको पीतल की इक्का गाड़ी बोलते हैं। ये बैल के माध्यम से चलाई जाती थी। जो बैल होता था वो इसको जोतता था गाड़ी को। इसके बाद स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति। स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे की मरण मूर्ति। स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे की मरण मूर्ति। मरण मूर्ति का मतलब मिट्टी से निर्मित। मिट्टी से निर्मित
मिट्टी से बनी हुई थी यह मूर्ति। इसके बाद कांच से दर्पण, कांच से दर्पण के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद प्रसादन मंजूषा, प्रसादन मंजूषा, प्रसादन मंजूषा का मतलब श्रृंगार पेटिका, इसको श्रृंगार पेटिका भी कहते हैं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। श्रृंगार पेटिका। तो हड़प्पा के टीले से प्राप्त अन्य अवशेषों में पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, कांच से दर्पण और प्रसादन मंजूषा, जो महिलाएं जिसमें अपने श्रृंगार के सामान रखती है, इसको श्रृंगार पेटिका भी कहते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियां भी मिली है। हड़प्पा से पाषाण मूर्तियां, पत्थर से निर्मित कुछ मूर्तियां भी मिली है हड़प्पा की खुदाई में। अब वो मूर्तियां 2 प्रकार की मिली है। एक तो मिली है काले पत्थर से, काले पत्थर से निर्मित पाषाण मूर्ति, काले पत्थर से निर्मित पाषाण मूर्तियाँ। और दूसरी मिली है लाल पत्थर से निर्मित पाषाण की मूर्तियाँ। तो हड़प्पा के टीले का जब दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया तो काले पत्थर व लाल पत्थर की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हड़प्पा से अभिलेख युक्त मोहरें, अभिलेख युक्त मोहरें जो हड़प्पा से जो मोहरें मिली थी वो अभिलेख युक्त मोहरें थी। उनके ऊपर कुछ ना कुछ चिन्ह बने हुए थे। तो और ये क्वेश्चन भी बनता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली। तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली। इसके आगे लिख सकते हैं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। तो सबसे ज़्यादा मोहरें जिन पर अभिलेख थे ये मोहरें हड़प्पा से मिली है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और क्वेश्चन कर लिया जाए कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है।
तो हड़प्पा के टीले से प्राप्त अन्य अवशेषों के अंदर पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे की मृण मूर्ति और कांस्य दर्पण, प्रसादन मंजूषा या श्रृंगार पेटिका और पाषाण मूर्तियां मिली हैं 2 प्रकार की, एक तो काले पत्थर से निर्मित और एक लाल पत्थर से निर्मित। इसके बाद अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं और ये सर्वाधिक मोहरें हैं। यहाँ पर जो ये मैंने लिखा है, स्त्री के गर्भ से निकलती हुई पौधे की मृण मूर्ति, इसको हड़प्पा वासी क्या कहते थे? उर्वरा देवी। इसको उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी, हड़प्पा वासी थे वो इसको उर्वरा या पृथ्वी देवी भी कहते थे। जो मूर्ति निकली थी मृण मूर्ति, इसको उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी भी कहते हैं। तो हड़प्पा के टीले से प्राप्त ये प्रमुख अवशेष हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि पूर्वी टीले से हमारे को क्या क्या प्राप्त हुआ और पश्चिमी टीले से हमारे को क्या क्या प्राप्त हुआ। उसके बाद में हड़प्पा से जो अन्य अवशेष जो मिले वो हैं ये। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में आती है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के बाद में आती है मोहनजोदड़ो। यह है दूसरी सभ्यता मोहनजोदड़ो। इस बात करें हम मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला, या इसे हम मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का ये शाब्दिक अर्थ है। ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है क्या? मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का या मुर्दों का टीला कहा जाता है। इसके बाद में कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो? मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी तो उसमें स्थान और स्थल बताए थे। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, पाकिस्तान, के लरकाना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस स्थान पर है, कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह
सभ्यता स्थित है। इसके बाद में इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। कब की? सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। अब इसके बाद बात करें कि कहाँ पर, किस नदी के ऊपर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता के शाब्दिक अर्थ की बात करें हम, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। अगर किस स्थान पर स्थित है तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के अंदर स्थित है। इसके बाद में बात करें कि किसने इसकी खोज की, तो सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की। किस नदी के ऊपर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर अब हम बात करें मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्थल, तो मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल स्नानागार। महत्वपूर्ण मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो सभ्यता का सार्वजनिक स्थान कौन सा होगा? स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थान, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल कौन सा हो गया? स्नानागार। सबसे बड़ा भी है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अंदर सबसे बड़ों के अंदर मोहनजोदड़ो का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अगर हम बात करें इस मोहनजोदड़ो के स्नानागार की, तो मैं आपको इसकी बता देता हूँ। ये 29 फीट लंबा, अब आप देख लो कि मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार थे कितने विशाल थे। 29 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। 23 फीट इसकी चौड़ाई थी। बात करें इसकी गहराई की, तो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो 8 फीट इसकी गहराई है। ये मोहनजोदड़ो के स्नानागार की विशेषता है। देख लो कितना लंबा था, 29 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट जमीन के अंदर गहरा था। और एक इस स्नानागार की एक और विशेषता थी कि जब भी मोहनजोदड़ो के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन जब होता था, तो इस स्नानागार के अंदर मोहनजोदड़ो के लोग
सामूहिक स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार में धार्मिक आयोजन में सामूहिक स्नान तो मोहनजोदड़ो के अंदर, जब भी मोहनजोदड़ो के अंदर किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन किया जाता था, तब मोहनजोदड़ो की जो निवासी थे वो इसके अंदर सामूहिक स्नान करते थे। अब बात करें कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके अंदर ये स्नानागार कहाँ पर स्थित था, तो मोहनजोदड़ो का दुर्ग टीले के अंदर निर्मित था। जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था वो कहाँ पर निर्मित था? मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो दुर्ग टीले में निर्मित था। और इस स्नानागार को जॉन मार्शल महोदय ने द ग्रेट मार्शल महोदय ने इस मोहनजोदड़ो के स्नानागार को क्या कहा? इन्होंने द ग्रेट बात कहा और तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। इन्होंने द ग्रेट बात कहा और क्या कहा? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। आश्चर्यजनक निर्माण बताया किसको? मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। ध्यान रखना, स्नानागार के अंदर ये दो प्रमुख बातें क्या कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार को जॉन मार्शल महोदय ने द ग्रेट बात बताया, बड़ा था ना, और सबसे बड़ा स्नानागार भी बताया। और इसके बाद में तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। किसको? स्नानागार को। कहाँ के स्नानागार को? मोहनजोदड़ो के स्नानागार को। किसने बताया? जॉन मार्शल ने। अब हम बात करें सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है जिसमें धान रखने के स्थान को
अन्नागार कहा जाता है। धान रखने के स्थान को अन्नागार कहा जाता है। ऐसा होता है। ये तो यहाँ से इसके अंदर धान डाला जाता है और इसके यहाँ पर धान निकालने के लिए स्थान होता है जहाँ से धान निकाल लिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अगर हम बात करें तो ये 45 मीटर लंबा एवं 15 मीटर, ये इसकी अगर ऐसे ये 45 मीटर लंबा और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 मीटर ये ऐसे चौड़ा था। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो का अन्नागार। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। इसके बाद मोहनजोदड़ो के टीले की खुदाई की गई तो उसमें से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली। कांसे से निर्मित नारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। तो कांसे से निर्मित नारी की मूर्ति। इसके बाद हम मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो की